नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं और जो आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसको हम उद्देशिका भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे प्रियम्बल बोला जाता है। दोस्तों, पूरी आज की ये वीडियो के अंदर हम प्रस्तावना के अंदर जो भी ज़रूरी शब्द हैं, क्या क्या इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखिए, आपको अच्छी लगती है लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यहाँ पे पूरा इसको अभी प्रस्तावना के बारे में यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहले जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ और जब संविधान सभा के जो मेंबर्स चुने जा रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको संविधान की जो प्रस्तावना है या संविधान के उद्देश्य के बारे में उन्हें बनाने को बोला और उन्होंने जो संविधान के उद्देश्य का थी उसको प्रस्तुत किया। और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 13 दिसंबर 1946 को जब इस उद्देशिका को प्रस्तुत किया तो उन्होंने कुछ शब्दों में और जो हमारे क्या कहते हैं प्रस्तावना था उसके बारे में जो भी संविधान के अंदर क्या होना चाहिए वो सब प्रस्तुत किया। अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रस्तावना होती क्या है या प्रस्तावना से क्या तात्पर्य है। तो इसको हम पढ़ते हैं कि प्रस्तावना से यह तात्पर्य है कि संविधान के कुछ मूल आदर्श थे जिनको कि प्रस्तावना के रूप में संविधान के अंदर समाहित किया गया। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है कि जो मूल आदर्श मूल आदर्श जो था हमारे जो प्रस्तावना के अंदर प्रस्तावना के रूप में समाहित किए, उन आदर्शों में कुछ इम्पोर्टेंट शब्द थे जिनको कि इसमें प्रस्तावना में लिया गया। अब इसके अंदर आगे हम यह मैंने लिख रखा है, ये हमारे भारत की प्रस्तावना है। अब इस प्रस्तावना को शुरू से पढ़ते हैं, ये हर बच्चा शुरू से पढ़ता भी आ रहा होगा, मगर क्या करते हैं 2-4 लाइन ऊपर के शब्द पढ़ लिए, 3-4 शब्द कुछ पढ़ लिए, मतलब पूरा इसके एक एक वर्ड को अगर समझे तो हमारा पूरे सब कुछ इसी से हम समझ सकते हैं। और आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो इसको अगर एक एक वर्ड को पकड़ के हम चले ना तो वो बहुत ही इजी हो जाएंगे हमारे लिए, आगे वाले चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएंगे समझना। तो इसमें अब क्या देखते हैं कि ये तो था हमारे प्रस्तावना के बारे में जो उसका तात्पर्य। अब प्रस्तावना जो हम बात करते हैं कि प्रस्तावना ली कहाँ से गई। अब प्रस्तावना है उसको हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका से ली गई। उससे जो क्या कहते हैं विचार था, जो प्रस्तावना बनाने का मतलब जो विचार है वो तो हमने लिया कहाँ से, अमेरिका से। जबकि ये क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि प्रस्तावना का विचार या प्रस्तावना कहाँ से ली गई, तो इसमें यह हम बोल सकते हैं कि अमेरिका से ली गई। मगर इसमें एक और यह आता है कि जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली गई, तो वो ली गई ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब ये तो बात होगी प्रस्तावना ली कहाँ से गई, उसकी भाषा कैसी है, इसको प्रस्तुत और इसको जो बनाने का उद्देश्य का थी वो किसने, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ली। अब शुरू करते हैं हमारी प्रस्तावना के जो शब्द हैं उनके बारे में जानना। सबसे पहले जो शुरू होता है प्रस्तावना जो शुरू होती है वो इन शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग। इसका मतलब ये होता है कि हम भारत के लोग, जो भारत के लोग हैं, हम मतलब जनता। इसका मतलब जनता के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा शक्ति है। जनता के अंदर ही पूरी वो सबसे ज़्यादा शक्ति हमारे पूरे देश की अगर मानी जाए तो सबसे शक्तिशाली क्या है, संविधान है। और उस संविधान को कहाँ से शक्ति मिलती है, जनता से मिलती है। और जनता क्या हो गई, देश के लिए सबसे शक्तिशाली है और वही जनता पूरे देश को चलाने का काम करती है। वही जनता हर 5 साल में एक ऐसा कैंडिडेट चुनकर खड़ा करती है जो इस देश के काफ़ी निर्णय लेते हैं, इस देश के बैठ के हमारे संसद के अंदर काफ़ी निर्णय लेते हैं। तो आगे बात करते हैं हम भारत के लोग। अब इसके अंदर देखो यहाँ आया हम भारत के लोग, भारत को, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो भारत शब्द है वो प्रस्तावना में कितनी बार लिया गया है, वो
2 बार लिया गया है। भारत शब्द प्रस्तावना के अंदर 2 बार लिया गया है। एक बार हम भारत के लोग किसको प्रभुत्व संपन्न करेंगे? भारत को प्रभुत्व संपन्न करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब ये जो आता है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, मतलब जो संविधान सभा थी उसके अंदर आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मप्रेरित करते हैं। इसका मतलब ये जो सभी थे इसके अंदर क्या गया, अब जो ये हमारे इसमें प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी सब पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यह जो 5 शब्द हैं, ये क्या है, एक तरह से हमारी प्रस्तावना का क्या है, स्वरूप है। और इन 5 शब्द को हम कैसे समझेंगे कि जब प्रभुत्व संपन्न शब्द का मतलब क्या हो गया, इस शब्द का मतलब ये है कि पहले हमारे देश के ऊपर जब ब्रिटिश शासकों का राज था, ब्रिटिश शासन राज कर रहा था, तो उस वक्त क्या है, जब उनसे हम आज़ादी मिली और जब हमने यह संविधान बनाया तो उस टाइम हमने इस संविधान की प्रस्तावना में ये डाला कि हम जो भारत के लोग हैं, हम अपने भारत के डिसीजंस खुद लेंगे, भारत के कहाँ व्यापार करना है, कहाँ क्या करना है, मतलब कुछ भी काम है भारत का रूपरेखा, इसके अंदर कुछ भी गतिविधियां करनी है, कौन से संशोधन, क्या हमें किस से हाथ मिलाना चाहिए, कौन से कंट्री से संधि करनी चाहिए, कौन सी से क्या, वो सब हम खुद करेंगे, हम खुद डिसीजंस लेंगे, हम किसी अदर कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो ये था शब्द प्रभुत्व संपन्न के अंदर ये सभी चीज़ इंक्लूड की गई। अब दूसरा शब्द जो आता है इसकी रूपरेखा में, समाजवादी। समाजवादी शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने एक पहले आपने पढ़ा होगा, कार्ल मार्क्स पूंजीवादी और समाजवादी शब्द, ये 2 शब्द हम छोटी क्लासों में 9th क्लास में ही शुरू हो जाते हैं ये शब्द, पूंजीवादी। और उसके अंदर क्या था, कार्ल मार्क्स जी ने क्या बताया था कि जो वहाँ पे जनता है वहाँ क्या कर रहे हैं वो लोग, कि जो गरीब को दबा रहे हैं, अमीर पूंजीवादी जो लोग थे उनकी बहुमूल्यता और उनकी वो चलती थी, उनकी मतलब काफ़ी उनका जोर और उनका उन्हीं का शासन चलता था, वो गरीब लोगों को दबाते थे। जबकि हमारे भारत देश में ऐसा नहीं और है, और हमारे भारत देश के लिए क्या वर्ड लिया गया, समाजवादी, की यहाँ पे हर व्यक्ति समान है, किसी का यहाँ पे मूल अधिकारों का हनन नहीं होगा, यहाँ किसी को दबाया नहीं जाएगा, अमीर भी वही है, गरीब भी वही है, पूरा एक समाज को एकत्रित करके इकट्ठा एक सूत्र में बांधते हुए चलेंगे सब। ठीक है, ये हो गया हमारा समाजवादी शब्द। इसके बाद चलते हैं हम पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष एक ऐसा, हमारा देश जो है, हमारा जो भारत राज्य है वो पंथ निरपेक्ष राज्य हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये एक, इस कंट्री के अंदर सभी धर्मों को समान रूप से स्वतंत्रता है और हर नागरिक को हर धर्म अपनाने की व हर धर्म को मानने की बराबर उसको इक्वल चीज़ें, उसमें इक्वल क्या कहते हैं वो बराबर रख सकता है, हर धर्मों को बराबर रख सकता है। ये हमारे भारत की एक खास विशेषता है, खास पहचान है, और भारत इसी के लिए जाना जाता है कि भारत सर्व धर्मों का वो है, मतलब किसी एक धर्म को लेकर नहीं जाना जाता, वो पंथ निरपेक्ष है। इसके बाद जो शब्द आता है वो आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र की आपने पहले डेफिनेशन पढ़ी भी होगी। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र एक ऐसा राज्य लोकतंत्र मतलब जहाँ पे जनता के द्वारा जनता के लिए
इनको हम कहते हैं लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र में मतलब जो जनता का है या जनता के द्वारा चुना गया जो कैंडिडेट और जनता के या जो भी जनता के लिए कुछ कार्य किया गया है उसको लोकतंत्र कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा एक चीज़ है लोकतंत्र में क्या है, ये भी सबके लिए एक समान वो दिया गया था वर्ड कि इस लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि जो मतदान करने का है मताधिकार था वो क्या है सबको समान दिया गया है कि जो 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में हर 18 वर्ष का व्यक्ति जो 18 वर्ष का व्यक्ति हो चुका है उसे एक वोट देने का एक मत देने का अधिकार है। और इसी को हम लोकतांत्रिक शब्द के अंदर व्याख्या करते हैं, इसी को हम जानते हैं। इसके बाद आता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब ये है कि कोई भी राष्ट्र जिसका सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वह किसी परिवार से ना हो। किसी परिवार से मतलब ये नहीं कि पहले एक संवैधानिक या राष्ट्रीय अध्यक्ष था और उन्हीं के परिवार के मतलब वंशागत ना हो, इसको हम कह सकते हैं कि वंशागत ना हो। या फिर हम कह सकते हैं मतलब किसी का बेटा, जैसे अभी कोई बंदा बैठा हुआ है कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्हीं के पुत्र वहाँ पे गद्दी पे राज करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी जो कैंडिडेट राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सिलेक्ट होके आते हैं, वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से यहाँ पे चुन के आते हैं और उनका एक टाइम पीरियड होता है अपने इंडिया 5 साल के लिए। ये टाइम पीरियड डिसाइड है और वो वंशागत नहीं होते। तो यह क्या होगा और उसका खुद का संविधान होगा, वो क्या होगा गणराज्य होगा। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बनाने के लिए वह उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि प्रस्तावना के अंदर कितने न्यायों की या फिर जो भारत का व्यक्ति है उसको कितने तरह से न्याय या कितने न्यायों की न्याय मिलते हैं, किस किस तरह से न्याय मिल सकता है उसे। तो अगर इसके अंदर कहीं पूछा जाए क्वेश्चन है कि किस किस तरह से न्याय मिलता है और वहाँ पे अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व धार्मिक वो दे रखा है तो धार्मिक गलत है, धार्मिक कोई न्याय नहीं है। इसका सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय मिलते हैं हमारे भारत के किसी भी वासी को। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनका क्रम जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसको हम सारा से पढ़ सकते हैं, सारा भारत। तो स से क्या बन गया सामाजिक, आ से क्या बन गया आर्थिक और रा से क्या बन गया राजनीतिक, या फिर सार बोल सकते हो आप इससे। और ये इनका क्रम हो गया, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विचार की अभिव्यक्ति करना, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। अब देखो यहाँ पे कि विचारों की अभिव्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने के, विचारों की अभिव्यक्ति करने का हमारे इसमें अधिकार है। यह मौलिक अधिकारों के अंदर कवर किया जाएगा और मौलिक अधिकारों के अंदर इसका पूरा विस्तार और पूरे इसका बताया गया है कि इसके बारे में कि किसी भी व्यक्ति को वह अपने विचार प्रकट कर सकता है। विश्वास धर्म, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी अपने जो है विश्वास कर सकता है। उपासना की स्वतंत्रता कि वो कुछ भी हर चीज़ उसको स्वतंत्र है। और प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। अब देखो यहाँ प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। अब अवसर की समता का मतलब हो गया कि हमारे भारत देश के अंदर हर व्यक्ति को बराबर समानता का मतलब अधिकार है कि हर वो समानता है और उसके अंदर कैपेबिलिटी से वो हर एक बंदा अपनी उसको अवसर मिलता है कि वो एक छोटी पोस्ट से लेकर बड़ी पोस्ट तक कहीं पे भी वो अप्लाई करता है और कर सकता है। और वह अपने क्वालिटी और अपने क्या कहते हैं पढ़ाई करके वहाँ तक वो उस अवसर को प्राप्त कर सकता है। हर किसी को यह अधिकार होता है, यह चीज़ इसमें बताई गई है। इसके बाद हम बात करते हैं उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता।
अब जो व्यक्ति है, मतलब जो लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनकी गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता। अब देखो ये जो आ रहा है कि गरिमा को, राष्ट्र की एकता को, मतलब राष्ट्र को एक बनाए रखना, और उसको अखंडता मतलब उसको खंडित नहीं होने देना, ये सब चीज़ सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, मतलब ये गरिमा, राष्ट्र की एकता और उस एकता को अखंड ना होने वाली जो हमारी बंधुता है, मतलब एक दूसरे का भाईचारा है, यह क्या करता है, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी संविधान सभा में इसको अंगीकृत करते हैं, प्रस्तावना को और उद्देशिका को। तो इसके अंदर क्या था कि जो अखंडता है, अब देखो यहाँ पे 3 शब्द आए थे, देखिए 3 शब्द इसके अंदर, जो हमारा था अखंडता, समाजवाद और क्या था, पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द हमारे कब जोड़े गए हैं, ये जोड़े गए हैं हमारे इसमें 42वें संविधान संशोधन करके, और 1976 में पहली बार हमारा प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ, क्या कहते हैं, प्रस्तावना का अंदर संशोधन किया गया प्रस्तावना में, और यह 3 शब्द जोड़े गए। कौन से 3 शब्द जोड़े गए हमारे, अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। यह 3 शब्द जोड़े गए, कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में पहली बार ये संशोधन किया गया था उद्देशिका का। ठीक है, इसके बाद ये बात करते हैं, अब जो बंधुता शब्द आ रहा है, ये बंधुता शब्द कहाँ से लिया गया या कहाँ से हमने प्रेरित होके लिया गया, ये क्या जो फ्रांस की क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति के अंदर 1789 के अंदर क्या हुआ था, जब फ्रांस के अंदर क्या हुआ था, फ्रांस की जो क्रांति आई थी 1789 के अंदर, इसमें क्या गया था, वहाँ से स्वतंत्रता, बंधुता और जो समानता, यह 3 शब्द निकले थे। पूरे विश्व ने ये 3 शब्द लिए थे, और वहीं से हमने ये बंधुता की हमने बंधुता शब्द लिया, और वहाँ से क्या हुआ कि दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, मतलब ये तारीख कौन सी है, 26 नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं सभी लोग जो संविधान सभा के अंदर मौजूद थे, और वो संविधान सभा के अंदर जो लोग मौजूद थे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम भारत की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं आज की हम संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियत व आत्मप्रत करते हैं। मतलब क्या, इसको कब बोल सकते हैं, संविधान को अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा में कितने लोग प्रेजेंट थे जिन्होंने इस पे क्या किया, साइन किया, 284 लोग थे जो उस दिन संविधान सभा में प्रेजेंट थे, उन्होंने उस पे साइन किए संविधान और उसको अंगीकृत किया। अब इसके बाद फिर उसके बाद क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू कर दिया जाता है। तो ये सब हमारा क्वेश्चंस थे हमारे जो इसमें और ये इन्हीं से पूछे जाते हैं कि 3 शब्द पहले इसके अंदर प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे जो जोड़े गए इसको संशोधन करके, तो ये 3 शब्द नहीं थे। ठीक है, इसके बाद फिर 42 कब जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन करके जोड़े, कब जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जोड़े गए। इसमें भारत शब्द कितनी बार आता है, 2 बार आता है। ठीक है, ये सब। और कितने तरह के न्याय हैं, 3 तरह के न्याय मिलते हैं, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिलते हैं। ठीक है ना, अभिव्यक्ति की जो विचार रखने की जो है वो किस में है, ये हमारी प्रस्तावना में ली गई है। और ये किसका अंग, किसके अंदर उल्लेख किया गया, मूल अधिकारों के अंदर। मतलब मूल अधिकार भी हमने
कहाँ से? प्रस्तावना से। तो ये पूरा एक उद्देश्य था, ये पूरा उद्देश्य का बोल सकते हैं हम इसको, क्या कहते हैं उसमें, हमारे संविधान का, कि ये इस उद्देश्य से हम संविधान बना रहे हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी हमारा कवर किया हमने प्रस्तावना।